हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर टीटीपी का सबसे बड़ा दावा 14 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी उसके संगठन में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर। इस पर पाकिस्तान का क्या बयान आया है दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां भारत ने अरब सागर में दिखाई अपनी ताकत, 35 से ज्यादा विमानों, 2 युद्धपोतों के साथ किया युद्धाभ्यास, चीन पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर विदेशों में जाकर भारत की आलोचना करने वाले राहुल गांधी पर अमित शाह जी का करारा जवाब। उन्होंने कह दिया, राहुल बाबा देश को बदनाम करने में बिजी है, चिंता मत कीजिए, जनता देख रही है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर हमारा लक्ष्य मुस्लिम आरक्षण खत्म हो। गृह मंत्री अमित शाह जी का सबसे बड़ा बयान दोस्तों, संविधान के खिलाफ इसको बताया है। सारी जानकारियां बताने वाले हैं, यहां तक कि आपको हम सर्वे तक बताएंगे दोस्तों। जहां रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो क्या जीत पाएंगे दोस्तों, सबसे बड़ा सी वोटर सर्वे बताने वाले हैं। और क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें और भी ज्यादा होंगी कम, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बड़ा बयान दोस्तों, सुनवाएंगे आपको क्या कहा उन्होंने इसको लेकर। तो सारी जानकारी बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश और भारत के सेना का दिल से समर्थन करते थे, वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत ने अरब सागर में दिखाई अपनी ताकत, 35 से ज्यादा विमानों, 2 युद्धपोतों के साथ किया युद्धाभ्यास। जी हां दोस्तों, भारतीय नौसेना लगातार राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा के लिए संकल्प और दृढ़ता के साथ विकसित हुई है। वो लंबी अवधि की संभावित योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और मिशन के विस्तार की सीमा को पूरा करने की दिशा में लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। इसी को लेकर वो लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। अब भारतीय नौसेना ने समुद्री विस्तार में निरंतर हवाई संचालन सुनिश्चित करने और भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता को रेखांकित करने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। उसने अरब सागर में 35 से अधिक विमानों और 2 युद्धपोतों वाले कैरियर बैटल ग्रुप यानी सीबीजी का संचालन कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। भारतीय नौसेना ने अपने बेड़े के कई बड़े बड़े विमानों का प्रदर्शन किया। नौसेना ने अरब सागर में 35 से अधिक विमानों और 2 युद्धपोतों वाले कैरियर बैटल ग्रुप के साथ युद्धाभ्यास किया, जिसके बाद दोस्तों चाइना की आंखें फटी की फटी रह गई। ऐसे में अपने भारतीय नौसेना को दोस्तों ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अगली और सबसे बड़ी खबर की, जहां टीटीपी ने सबसे बड़ा दावा कर दिया है कि 14 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी उसके संगठन में हो गए हैं शामिल। जी हां, लेकिन सरकार ने इसका खंडन किया है दोस्तों। आतंकवादियों ने कहा कि जल्द करेंगे बहुत बड़ी कार्रवाई। बता दें, पाकिस्तानी सरकार से वार्ता विफल रहने के बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने दोस्तों अब तक का ऐतिहासिक और सबसे बड़ा दावा कर दिया है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 14 कर्मी उसके आतंकवादी संगठन में शामिल हो गए हैं। साथ ही अब संगठन मंजिल नाम से अपना एक न्यूज़पेपर भी हर तीसरे महीने पब्लिश करेगा। उधर पाकिस्तानी सरकार ने दावा किया है कि कोई भी सुरक्षा कर्मी आतंकवादी संगठन में शामिल नहीं हुआ है और जनता को भड़काने के लिए गलत सूचना दी जा रही है। आतंकवादी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी सरकार के बीच होने वाली वार्ता अंतिम दौर में टूटने के बाद अब आतंकवादी संगठन ने बड़ा दावा किया। उसके दावे के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लोग इस्लामिक विचारधारा से प्रभावित होकर संगठन में शामिल हो रहे हैं। 14 सुरक्षा कर्मी संगठन में शामिल हुए हैं। संगठन का यह भी दावा है कि वो उनके नाम और फोटो अभी इसलिए जारी नहीं कर रहा है क्योंकि उनके जरिए वो एक बड़े काम को अंजाम देना चाहता है। तो दोस्तों उधर पाकिस्तानी सरकार का कहना है कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन टीटीपी द्वारा जारी किया गया बयान सच्चाई से बहुत दूर है, क्योंकि संगठन द्वारा इस बारे में कोई भी ठोस जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है और न ही ऐसी कोई जानकारी पाकिस्तानी प्रशासन के नोटिस में आई है। दोस्तों सच्चाई क्या है वो तो कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन इनके इतिहास को देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी टीटीपी में शामिल हुए भी होंगे और नहीं भी। अगर शामिल हुए भी होंगे दोस्तों, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के सरकार को इस बात को छुपाना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि देश के सुरक्षा का सवाल है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वाकई में सुरक्षा कर्मी शामिल हुए होंगे या नहीं? आपको जो भी लगता है दोस्तों, पाकिस्तान के मंसूबों को देखकर, उसकी हरकतों को देखकर अपनी राय अवश्य दीजिएगा। जो सेना भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच सकती है वो आखिर क्या नहीं कर सकती। चलते अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस की प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती, कहा गांधी जी के आगे नतमस्तक होने का ढोंग करना बंद कर दीजिए, बीजेपी से गोड से भक्तों को बाहर फेंकिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हर बार की तरह कांग्रेस पार्टी इस बार भी केंद्र सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। दोस्तों कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गोडसे को लेकर दिए गए बयान के बाद पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने शनिवार यानी 10 जून को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया कि आज हम प्रधानमंत्री को एक चुनौती देते हैं, इन दो में से एक काम आपको करना होगा, अपनी पार्टी
पार्टी से गोडसे भक्तों को निकाल बाहर फेंकिए या गांधी जी के आगे नतमस्तक होकर ढोंग करना बंद कर दीजिए। कांग्रेस ने आगे कहा कि गांधी जी के इस देश में गोडसे के उपासकों की कोई जगह नहीं है। मोदी जी फैसला आपको करना है। पीएम के जापान दौरे की एक फोटो भी पोस्ट की है। यहाँ हिरोशिमा शहर में पीएम मोदी ने बापू की प्रतिमा का अनावरण किया था। दरअसल गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया है। उन्होंने कहा कि अगर गांधी जी के हत्यारे हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वे भारत में ही जन्मे हैं। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है और जिसको बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है वो कम से कम भारत माता का सच्चा सपूत नहीं हो सकता। उनके इस बयान के बाद कांग्रेसी बीजेपी पर हमलावर है और पीएम मोदी जी को लेकर ऐसे बयान, जहरीले बयान दिए जा रहे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। दोस्तों जिसको कांग्रेस बता रही है कि बीजेपी में गोडसे के भक्त है और उनको बाहर फेंकना चाहिए वरना मोदी जी को गांधी जी के आगे सर झुका करके ड्रामा या ढोंग नहीं करना चाहिए। इस पर दोस्तों हर भारतीय का जवाब तो बनता ही है, लेकिन आज इतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। साथ ही साथ कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी का नाम मत भूलिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां क्वाड में भारत निभा सकता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अहम भूमिका। क्वीन प्रमुख का सबसे बड़ा बयान। जी हां, भारत के पास कुशल और प्रतिभाशाली युवा हैं जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहे हैं। भारत के पास अपने प्रतिभा आधार और चाइना के बाहर दूसरे बड़े विनिर्माण आधार के रूप में खड़े होने की क्षमता के कारण बहुत सारे अवसर हैं। क्वाड इन्वेस्टमेंट नेटवर्क यानी क्वीन के प्रमुख ने साथ ही साथ ये भी कहा कि क्वाड देशों द्वारा चिन्हित तकनीकी क्षेत्रों में भारत अहम और अग्रणी भूमिका निभा सकता है। क्वीन के चेयरमैन कार्ल मेहता और नेटवर्क के विशेष सलाहकार एलेक्स ट्रूमैन हाल ही में जापान में हुई क्वाड बैठक के बाद और पीएम नरेंद्र मोदी की राजकीय अमेरिकी यात्रा से पहले वहां वाशिंगटन डीसी में बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे हैं। क्वीन क्वाड देशों के इन्वेस्टर्स का एक नेटवर्क है जो अहम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में भारत के पास टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ी और अहम भूमिका है और इसके पीछे भारत की सरकार और भारत के एक एक नागरिक का योगदान है दोस्तों, तो कमेंट में मेरा भारत महान जरूर कह दीजिएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां पीएम मोदी के फैन हुए कम्युनिस्ट प्रचंड नेपाल से बिजली खरीदने के भारत के फैसले की जमकर की तारीफ। जी हाँ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने भारत दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने संसद में विपक्षी नेताओं को खरी खरी सुनाने के बाद अब विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष को भारत नेपाल संबंधों में आ रहे बदलाव की जानकारी दी है। प्रचंड ने कहा कि अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा आयात करने की भारत की प्रतिबद्धता ने दक्षिण एशिया में जल विद्युत विकास के लिए एक नया द्वार खोल दिया है। ये डील प्रचंड की हाल में हुई भारत यात्रा के दौरान हुई थी। प्रचंड ने शुक्रवार को दक्षिण एशिया के लिए विश्व बैंक के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइसर के साथ एक बैठक के दौरान कहा कि जल विद्युत उत्पादन में वृद्धि से हरित और स्वच्छ ऊर्जा के विकास में मदद मिलेगी और इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। ऐसे में दोस्तों उन्होंने कहा कि सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि भारत और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश भी नेपाल में जल विद्युत विकास से लाभान्वित होंगे। प्रचंड ने हाल में भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनी बैठक को याद किया, जहां मोदी ने अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा आयात करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। प्रचंड ने कहा कि इसने जल विद्युत विकास के लिए एक नया द्वार खोल दिया है। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर बता दें, जहां पर अमित शाह ने राहुल गांधी पर कसा तंज। कहा राहुल बाबा देश को बदनाम करने में बिजी हैं, व्यस्त हैं, भारत में कम लोग उन्हें सुनते हैं। जी हां, महाराष्ट्र दौरे पर गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। नांदेड़ में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह जी ने कहा कि एक तरफ मोदी जी की दुनिया भर में प्रशंसाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ राहुल बाबा हमारे देश को बदनाम और अपमानित करने में लगे हैं। उन्होंने कहा वो यहाँ नहीं बोलते हैं, विदेश जाते हैं और वहाँ बोलते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देश में उन्हें सुनने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। बता दें कि राहुल गांधी अभी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। जो हमारे न्यूज चैनल से जुड़े हैं उन सबको इसकी जानकारी होगी, जिनको नहीं पता उनको हम बताते हैं दोस्तों। जहां राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे पर सैन फ्रांसिस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। राहुल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ भी बातचीत की। राहुल ने वॉशिंगटन डीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार पर निशाना साधा, जिसके बाद दोस्तों अमित शाह जी ने जो राहुल गांधी को घेरा है वो पूरी दुनिया देख रही है दोस्तों। और राहुल गांधी को घेरते हुए अमित शाह जी ने क्लियर कह दिया है कि राहुल बाबा जितनी बुराइयां करनी है भारत की कर लो, जितनी राजनीति करनी है भारत से बाहर कर लो, पूरा भारत तुमको देख रहा है और ये चीज याद रखेगा, इसका जवाब तुम्हें जरूर मिलेगा। ऐसे में दोस्तों राहुल गांधी जिस प्रकार से बाहर विदेशों में जाकर के भारत के आंतरिक मुद्दों को उठा रहे हैं दोस्तों, भारत के आंतरिक मामलों को लेकर
लेकर बाहर राजनीति कर रहे हैं। जो मुद्दे घर में सुलझाने चाहिए वो मुद्दे भी बाहर जाकर के जग जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि एक देशभक्त कभी भी अपने देश के साथ ऐसा नहीं कर सकता, तो दोस्तों राहुल गांधी को आप लोग क्या सजेशन देना चाहेंगे कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या ये देशभक्ति हुई? बात करें अगली खबर की, जहां पर जब आर्टिकल 370 हटा था तब कहा था अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, उमर अब्दुल्ला ने कहा अब मांग रहे हो हमसे समर्थन, तब तुम कहां चले गए थे? जी हाँ, केंद्र के अध्यादेश को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, उनको एक साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस बीच शनिवार को जम्मू कश्मीर के फॉर्मर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अध्यादेश के खिलाफ एक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल का समर्थन करने को लेकर कहा कि आर्टिकल 370 जब हट रहा था उस समय ये लोग कहां थे, तुम लोग कहां थे? दोस्तों न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं बार बार इन लोगों को याद दिलाता हूं कि ये लोग आवश्यकता पड़ने पर हमारे दरवाजे जरूर खटखटाते हैं, लेकिन 2019 में जब 370 को हटाया गया तो ये लोग यानी केजरीवाल किधर थे? उन्होंने आगे कहा कि लोकतंत्र की हत्या पर ये लोग चुप रहे, हमारा पूरी तरह से साथ सिर्फ टीएमसी, डीएमके और लेफ्ट की पार्टियों ने दिया, इन सब के अलावा हमारा साथ किसी ने नहीं दिया। बहरहाल दोस्तों केजरीवाल को लेकर जो उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है वो उनके आपस की बात है दोस्तों, उसमें कोई मतभेद नहीं। लेकिन अगर उमर अब्दुल्ला को ये लग रहा हो कि 370 वापस आ जाएगा तो उमर अब्दुल्ला अब ये ख्वाबों में उड़ने से अच्छा है कि जमीन पर आ जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता पूर्ण रूप से खुश है दोस्तों। शांति बहाल वहाँ हो चुकी है, लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, हर कोई अब खुशी खुशी वहाँ रह रहा है। ऐसे में अब आखिर 370 वापस से क्यों लगाया जाएगा, ये बात उमर अब्दुल्ला को कौन समझाए। बहरहाल दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ जो बाइडेन ने यूक्रेनी फर्म से ली $50 लाख की रिश्वत, युद्ध के बीच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक बड़े संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। जो बाइडेन पर यूक्रेन की एक कंपनी से 5 मिलियन यानी $50 लाख की रिश्वत लेने का आरोप है। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को रिश्वत के रूप में यूक्रेनी गैस कंपनी बरिस्मा होल्डिंग्स के एक कार्यकारी अधिकारी से $5 मिलियन का भुगतान मिला था। बता दें कि ये वही कंपनी है जहां जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन बोर्ड सदस्य थे। हंटर बाइडेन ने इस कंपनी में लंबे समय तक काम किया था। जी हाँ दोस्तों, वैसे में ये माना जा रहा है कि एक बार फिर जो बाइडेन बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं दोस्तों, और ऐसा भी हो सकता है अगर ये सच साबित हुआ तो उनकी राष्ट्रपति भी जा सकती है। बात करें अगली खबर की, जहां भारत देश बड़ी तेजी के साथ आर्थिक प्रगति कर रहा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने वाला है अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, किसी और ने नहीं बल्कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सबसे बड़ा बयान दिया है दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि देश तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है और ये आजादी का शताब्दी समारोह मनाए जाने के समय तक एक विकसित राष्ट्र बनने वाला है। बिहार के रोहतास जिले में एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने यह भी उल्लेख किया है कि देश की सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव बढ़ता जा रहा है और विदेशी लोग इंडिया की जगह अक्सर भारत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने केंद्र में नरेंद्र मोदी नित्य सरकार बनने के बाद भी अवधि का उल्लंघन करते हुए कहा कि 2014 में भारत विश्व की शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में सबसे निचले स्थान पर था, लेकिन तब से एक संक्षिप्त अवधि में देश अब शीर्ष 5 में शामिल हो गया है। जी हाँ, अमेरिका के एक बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवाएं कंपनी मॉर्गन स्टैनले की एक हालिया रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक वित्तीय विश्लेषकों का मानना है कि हम 2027 तक शीर्ष 3 देशों में शामिल होंगे। 2047 में देश की आजादी का शताब्दी समारोह मनाने तक हमें अब एक विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प लेना चाहिए। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि विश्व में हमारा सम्मान बढ़ रहा है, मुझे पता चला है कि विदेशी अब हमारे देश को इंडिया के बजाय भारत कहने का प्राथमिकता देते हैं। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों राजनाथ सिंह ने जो एक एक बात कही है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं दोस्तों? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी 2047 तक अपने भारत को या उससे पहले ही अपने भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जिन्होंने अपने इस प्रिय न्यूज चैनल को लाइक ना किया हो प्लीज लाइक कर दीजिए। चलते अगली खबर की तरफ, जहाँ तुर्की भूकंप में कमाल दिखाने वाली डॉग जूली को मिला सम्मान। 70 घंटे से फंसी बच्ची की बचाई थी जान। जी हाँ, तुर्की में 6 फरवरी की सुबह को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। इसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। आपको याद होगा इस आपात स्थिति में भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की में मदद पहुंचाई थी। इसके साथ ही भारत ने वहां डॉग स्क्वाड भी भेजे थे। भारत से तुर्की 4 सदस्यीय डॉग स्क्वाड भेजा गया था। इस स्क्वाड में जूली, रोमियो, हनी और रेम्बो नाम के डॉग्स शामिल थे। इस दौरान फीमेल डॉग जूली ने मलबे में दबी एक बच्ची को सूंघ करके सुरक्षित बचाया था। अब जाकर एनडीआरएफ की 6 वर्षीय फीमेल डॉग जूली को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
किया है। शनिवार को अधिकारियों ने ये जानकारी दी। आपको बता दें कि जूली लेब्राडोर प्रजाति की डॉग है। अगली खबर की बात करें जहां प्रिंस सलमान ने दी थी अमेरिका को धमकी। रिपोर्ट में दावा चीन से हथियार खरीदना चाहता है सऊदी अरबिया। जी हां, जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका और सऊदी अरब के संबंध बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी धमकी दी थी। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका को चेतावनी दी थी कि अगर तेल उत्पादन में कटौती को लेकर सऊदी अरब के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया तो इसके बदले उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल अक्टूबर में तेल उत्पादन में कटौती के बाद सऊदी अरब को चेतावनी दी थी कि अगर उसने कच्चे तेल के दाम बढ़ाने के लिए उत्पादन में कटौती की तो उसे इसका अंजाम भुगतना ही होगा। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, जहां पर पाकिस्तान में रोटी को तरसे लोग, गेहूं व आटे की चोरी रोकने के लिए धारा 144 लागू। जी हां दोस्तों, कितना बुरा साउंड कर रहा है दोस्तों ये खबर। पाकिस्तान कंगाली की कगार पर पहुंच गया है। हालात इतने खराब है कि लोग रोटी को तरस रहे हैं। आटे की तस्करी शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आटे की तस्करी व चोरी रोकने के लिए पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा सरकारी आदेश जारी किए हैं। दरअसल पाकिस्तान में रमजान के महीने से ही आटे की किल्लत बनी हुई है। पाकिस्तान में आटे की मिल्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में आटे की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार बलूचिस्तान में गेहूं की पैदावार होती है। चूंकि पाकिस्तान में आटे की किल्लत है, ऐसे में बलूचिस्तान की सरकार के खाद्य विभाग ने राज्य में पैदा हुए गेहूं या आटे की तस्करी रोकने के लिए पूरे राज्य में धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है। सरकार का कहना है कि अगले गेहूं की पैदावार के मौसम तक राज्य में आटे की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार ने ये फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचिए कि धारा 144 भी लागू किया गया है तो किस चीज के लिए लागू किया गया है कि कहीं आटे चोरी ना हो जाए। अगर आप भी मानते हैं कि वाकई में पहली बार ऐसी चीजें सुनने को पाकिस्तान से मिली है जो कभी कहीं नहीं सुनने को मिली, तो दोस्तों ये बात अपना एक्सप्रेशन और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर बताइएगा। चलता अगली खबर की तरफ, जहां कनाडा से अब नहीं निकाले जाएंगे भारतीय छात्र, सरकार ने टाला निर्वासन का फैसला। आखिर कैसे हुआ ये सब बता दें। कनाडा सरकार ने 700 भारतीय छात्रों के निर्वासन का निर्णय लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी के अनुरोध पर सरकार ने यह फैसला लिया है। साहनी विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। विक्रमजीत सिंह साहनी ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय उच्चायोग और उनके अनुरोध के सहयोग से कनाडा सरकार ने 700 छात्रों के निर्वासन को टेम्परेरी रूप से रोकने का फैसला किया है। साहनी ने कहा कि छात्रों ने कोई गलती नहीं की है, वे ठगी के शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए जांच समिति भी गठित की जाएगी। जी हाँ, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां पर रूस की कॉर्नोट मिसाइल कितनी खतरनाक, पुतिन के इस हथियार से अपने टैंकों को क्यों छिपा रहा यूक्रेन। जी हाँ, रूसी सेना इन दिनों पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स में टैंकर हंटर टीमों को तैनात किया है। ये टीमें अपने साथ कॉर्नेट पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चरों को लेकर घूम रही है। इनका काम यूक्रेनी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का शिकार करना है। कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल किसी भी आर्मर को भेदने में सक्षम है। कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल ने हाल ही में जर्मनी की लेपर्ड टैंक और अमेरिका की ब्रेडली इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को नष्ट करके अपनी ताकत दिखाई है। 9M133 कॉर्नेट एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है। इसे कोई सैनिक आसानी से अपने कंधे पर लाद कर दूर दराज के इलाकों में इस्तेमाल कर सकता है और यही वजह है कि यूक्रेन अपने टैंकों को इस हथियार से छुपा रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, जहां गुजरात में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 4 आतंकी पकड़े गए, खोलेंगे नापाक साजिश का राज। जी हां, बड़ी खबर आ रही है गुजरात से, जहां एटीएस ने ISIS के मॉड्यूल को पकड़ा है। एक महिला समेत 4 लोगों को पोरबंदर से दबोचा गया, जबकि एक शख्स को पकड़ने के लिए टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस मामले में सुमेरा नाम की सूरत की एक महिला भी गिरफ्तार हुई है। बताया जा रहा है कि बाकी राज्यों में भी नेटवर्क फैला था। पकड़े गए चारों लोग ISIS के सक्रिय ग्रुप के सदस्य थे, जिनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कई प्रतिबंधित चीजें मिली। चारों ISIS के साथ जुड़ने के लिए भागने की फिराक में थे। पिछले 1 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और सीमा पार उनके आकाओं के इशारों पर रेडिकलाइज हुए थे। दोस्तों अब इन पर जांच चल रही है, उनका खुलासा होना बाकी है कि इन्होंने कौन कौन से नापाक साजिश रचे थे। साथ ही साथ अगली खबर बता दें आपको, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा संविधान के खिलाफ है, ये हमारा लक्ष्य है, मुस्लिम आरक्षण खत्म हो। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी एक्टिव हैं। शाह ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में शनिवार यानी 10 जून को मुस्लिम आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। धर्म आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए। शाह ने कहा कि उद्धव ठाकरे इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व CM उद्धव ठाकरे से सवाल करते हुए पूछा
पूछा कि उद्धव ठाकरे से पूछता हूँ कि कर्नाटक में जिसकी सरकार बनी है वो वीर सावरकर को इतिहास की पुस्तकों से मिटाना चाहती है, क्या आप इससे सहमत है? मैं नांदेड़ की जनता से पूछता हूँ कि महान देशभक्त बलिदानी आदमी वीर सावरकर का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी, आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते। उद्धव जी कहते हैं कि हमने इनकी सरकार तोड़ी, हमने इनकी सरकार नहीं तोड़ी। शिव सैनिकों ने आपकी नीति विरोधी बातों से तंग आकर आपकी पार्टी छोड़ी है। उन्होंने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी को घेरते हुए आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां मोदी 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 के नारे लगते हैं। एक तरफ मोदी जी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया दोस्तों। अब ऐसे में जिस प्रकार से अमित शाह जी का कहना है कि मुस्लिम आरक्षण खत्म होना चाहिए, धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, अगर आप भी दोस्तों इस बात का समर्थन करते हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्या मुस्लिम आरक्षण खत्म होना चाहिए या नहीं। देखते क्या कहती है भारत की जनता। साथ ही साथ दोस्तों इसको व्हाट्सएप फेसबुक पर इतना शेयर करिए ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। बात करें अगली खबर की, जहां जब राकेश टिकैत से पूछा गया कौन होगा 2024 का प्रधानमंत्री, तो राकेश टिकैत ने क्यों कहा मोदी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दे पूरी बात, जहां आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। पार्टी अपने संगठन में बदलाव को लेकर काम करने के तरीकों में धार ला रही है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत भी आंदोलनों में सक्रिय है। इस समय वो प्रदर्शन कर रहे हैं, पहलवानों के समर्थन में है और सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक विशेष कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा इस पर तस्वीर साफ कर दिया है। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे क्योंकि वो बीच में ही हट जाएंगे, उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति भी बनना है। टिकैत ने कहा कि पीएम मोदी सारे काम करके जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से किसे देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि हमारे कहने से कौन किसे प्रधानमंत्री बना रहा है, दोनों में से जनता जिसे चुनेगी वो देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि जिसने देश के सिस्टम पर कब्जा कर लिया वही प्रधानमंत्री बनेगा। बहरहाल दोस्तों राकेश टिकैत के बातों में आप क्या कोई और बात नजर आ रही है, आपको बताइएगा जरूर। चलते अगली खबर की तरफ, जहां रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो क्या वो जीत पाएंगी या नहीं। सर्वे में मिला हैरान करने वाला जवाब, आपको बता दें सी वोटर ने सर्वे में लोगों से सवाल किया है कि रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ती हैं तो क्या जीत पाएंगी। तो दोस्तों इसके जवाब में चौंकाने वाले आंकड़े मिले हैं। सर्वे में 49% लोगों ने कहा कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं तो जीत जाएंगी, तो वहीं 42% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। इसके अलावा 9% लोगों ने कहा मुझे नहीं पता। बहरहाल दोस्तों आपसे अगर ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती है तो क्या जीत पाएगी, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां क्या पेट्रोल डीजल की कम होंगी कीमतें, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान, इस पर बता दें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर रहती हैं तो तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटाने पर विचार करने की स्थिति में होंगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तेल कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजे अच्छे होंगे। पुरी ने यहां भाजपा मुख्यालय पर पेट्रोल कीमतों पर विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए हालांकि कहा है कि वो इस मुद्दे पर कोई घोषणा करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि आगे चलकर देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाइयों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। साथ ही साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।